बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्पिन स्पिन कपलिंग। स्पिन स्पिन कपलिंग स्पेस के जरिए नहीं होती, नॉट थ्रू स्पेस इफेक्ट्स। ये ऐसा इफेक्ट है, ऐसा असर है जो स्पेस के जरिए नहीं होता। इंस्टेड इसकी बजाय इट अकर्स थ्रू बॉन्ड्स। ये जो स्पिन स्पिन कपलिंग है ये तो बॉन्ड्स के जरिए एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन को असरअंदाज करता है। एक हाइड्रोजन अपनी मैग्नेटिक फील्ड से, यानी एक प्रोटॉन अपनी मैग्नेटिक फील्ड से दूसरे प्रोटॉन को असरअंदाज करता है, लेकिन किसके जरिए? थ्रू बॉन्ड्स। एक एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं कि दो कार्बन साथ साथ हैं। एक कार्बन को हम ए कह देते हैं जो हाइड्रोजन ए से अटैच है, एक कार्बन को बी कह देते हैं जो हाइड्रोजन बी से अटैच है। ये एच बी किस तरह अपना इफेक्ट रिले करता है, यानी ट्रांसफर करता है एच ए पर, वो हम देखते हैं। ये एच बी जो प्रोटॉन है, यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है एच बी, और ये उसकी स्पिन है, यानी ऊपर को उसकी स्पिन है, स्पिन डायरेक्शन है, आप इस तरह कह दें। और स्पिन आपको पता ही दो हो सकती है, क्लॉकवाइज एंटी। तो हम ये इसकी डायरेक्शन की बात करें कि ये एक प्रोटॉन है एच बी का, ये इसका न्यूक्लियस है, और यानी इसे प्रोटॉन भी आप कह सकते हैं, ये इसकी स्पिन है। अब जो न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पिन जो है वो ऑर्बिटल्स के अंदर जो है वो ऑपोजिट होती है एक दूसरे के। इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है, लेकिन जो इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन होगा इसकी स्पिन न्यूक्लियस के ऑपोजिट होगी। सो हाइड्रोजन का, यानी इस तरह ही बॉन्ड बना होता है हाइड्रोजन का कार्बन से। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए होते हैं एक ऑर्बिटल में, कॉमन ऑर्बिटल में। तो जो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस की स्पिन है, इसकी ऑपोजिट स्पिन होगी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की। ये छोटा एच मीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, और बी शो कर रहा है कि ये बी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन है, ये इसकी स्पिन है न्यूक्लियस के ऑपोजिट। अब इस पूरे ऑर्बिटल में, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का है, दूसरा जारी बात है शेयरिंग में कार्बन का होगा। तो ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है जो इस ऑर्बिटल में मौजूद है, इन दोनों की शेयरिंग से, यानी इन दोनों के दरमियान जो ऑर्बिटल मौजूद है उसका कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ये मौजूद। ऑर्बिटल में जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक दूसरे से ऑपोजिट स्पिन रखते हैं, लिहाजा एच बी से ऑपोजिट स्पिन होगी सी बी वन की। सी बी से मुराद कार्बन बी जो हाइड्रोजन बी से कनेक्ट है, और वन से मुराद है, क्योंकि इसके दो इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी तो इलेक्ट्रॉन में फर्क करने के लिए एक को वन कह दें। अब ये तो इसकी बात होगी। अब ये कार्बन आगे इस कार्बन ए से कनेक्ट है, तो इसमें भी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो ये आपस में शेयर्ड है। याद रखें इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन का इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से कोई ताल्लुक नहीं, वो डिफरेंट ऑर्बिटल में है, वो डिफरेंट ऑर्बिटल में। तो यहाँ बनाते हुए दोनों मिक्स हो गए कि ये एक ऑर्बिटल है और ये एक ऑर्बिटल है, ऐसे लग रहा है जैसे ये मिक्स हो गए, लेकिन ये मिक्स नहीं है, ये डिफरेंट है। वो डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। लिहाजा कार्बन बी का जो दूसरा इलेक्ट्रॉन जो आगे इस कार्बन ए से शेयर्ड है वो ये वाला है, ये इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन Cb2। तो जब डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, हमने हुर्न्स रूल में पढ़ा हुआ है, तो डीजनरेट ऑर्बिटल्स में, यानी एक ही एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में कार्बन की स्पिन सेम होती है, डिफरेंट नहीं, ऑपोजिट नहीं होती। तो इसलिए इसी कार्बन का जो दूसरा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है Cb2 उसकी इसी जैसी स्पिन है, ठीक। और ये आगे बॉन्डेड है कार्बन ए से, और इसके इस जो ऑर्बिटल है इसमें जो Ca का इलेक्ट्रॉन है दैट इज Ca1, इसकी स्पिन Cb2 से ऑपोजिट रखी जाएगी, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये Ca1 है और ये वाला इलेक्ट्रॉन Cb2 है, ठीक है। ये उस इलेक्ट्रॉन की बात होगी Cb1 की जो शेयर्ड है Cb2 से, ये रिमेंबर याद रखें। नेक्स्ट, अब इस Ca का जो इलेक्ट्रॉन है दूसरा Ca2, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको कह रहे हैं Ca2,
ये आगे शेड है एच ए से, यानी छोटे एच से हम यहाँ इलेक्ट्रॉन को शो करें और ए मीन हाइड्रोजन ए वाला इलेक्ट्रॉन। तो Ca2 ये शेड होगा Ha के इलेक्ट्रॉन से। अब यहाँ पे भी वही बात आ गई जो इधर थी कि कार्बन के जो सेम एटम्स हैं डिफरेंट ऑर्बिटल में मौजूद हैं। ये ऑर्बिटल और है, ये ऑर्बिटल और है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में मौजूद है, ये इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में मौजूद है। ठीक है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिटल में है, ये इलेक्ट्रॉन और Ca और ऑर्बिटल में, Ca2 दूसरे ऑर्बिटल में। तो इन दोनों की स्पिन सेम होगी, लिहाजा इन दोनों की स्पिन हमने सेम कर दी। अब ये शेड है हाइड्रोजन से, तो इसमें Ca2 की जो स्पिन है इससे ऑपोजिट स्पिन होगी Hb की, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन ऑपोजिट होती है, इन दोनों की ऑपोजिट होगी। तो जो Ca की होगी Ca2 की इससे ऑपोजिट होगी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की। ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों की ऑपोजिट है, तो इसलिए इससे ऑपोजिट फिर होगी हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट होती है हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की, तो Ha की इससे ऑपोजिट होगी। तो इस तरह Hb की स्पिन की ऑपोजिट है Ha की स्पिन। इस तरह Hb इफेक्ट करता है Ha की स्पिन को। और ये जो कार्बन के एटम्स हैं ये यहाँ पर इनका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है, इनकी कोई स्पिन नहीं होती। यूं मैकेनिज्म जो है वो इफेक्ट करता है। अब हम इसी में आगे जो कपलिंग कांस्टेंट है उसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। कपलिंग कांस्टेंट पॉजिटिव होता है अगर दोनों कपलिंग प्रोटॉन्स पेयर्ड हो, जैसे इस केस में ये प्रोटॉन इस प्रोटॉन से कपल कर रहा है, यानी एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, तो आगे पी का यानी डबलेट या ट्रिपलेट वगैरह, तो ये दोनों कपलिंग प्रोटॉन्स हैं, ये एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं। इसी तरह ए भी इसको इफेक्ट कर सकता है। तो ये इन दोनों की स्पिन एक दूसरे के ऑपोजिट है, ये ऊपर है ये नीचे है। अगर स्पिन ऑपोजिट हो तो कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर स्पिन्स पैरेलल हो तो फिर कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव होती है। जैसे कि CH2 के केस में मिथाइलिन प्रोटॉन, CH2 क्या होगा कि Ha और Hb, ये CH2 इस तरह अगर आप देखें तो फिर इनमें अगर एक ही कार्बन होगा तो फिर इन दोनों की स्पिन सेम होगी और फिर कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। और एक बात ये भी है कि जितनी कपलिंग कांस्टेंट में जितना डिस्टेंस, यानी जितने बॉन्ड्स जो कार्बन या कोई और एटम आ रहे हैं, जितना डिस्टेंस कम होगा उतने ही कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी, उतना ही एक दूसरे पर असर ये ज्यादा करेंगे। और जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के केस में, H2 के केस में, अगर आप एक न्यूक्लियस ले लें प्रोटियम का और दूसरा ले लें ड्यूट्रियम का, तो ये बन गया HD। एक्चुअली H2 है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 है, एक प्रोटियम और एक ड्यूट्रियम। तो इन दोनों की कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू बनती है 240, क्योंकि इन दोनों में कोई कार्बन नहीं है, यानी एक H डायरेक्ट D से अटैच है, तो अब ये एक दूसरे को डायरेक्ट असर करते हैं। तो इस केस में इन दोनों में कोई डिस्टेंस नहीं है, ये एक प्रोटॉन है ड्यूट्रियम का, ये दूसरा प्रोटॉन है, ये एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं बड़ी, क्योंकि इनमें डिस्टेंस थोड़ा है, तो 240। लेकिन अगर हम दो हाइड्रोजन के बीच में कार्बन लगा दें, मीथेन में आपको पता है कि एक C के साथ 4 H होते हैं, तो एक H का दूसरे H से, हम जस्ट 2 H की अगर बात करें तो बीच में एक कार्बन हो, इस केस में इनका कपलिंग कांस्टेंट, यानी इनमें अगर एक कार्बन हो फिर कपलिंग कांस्टेंट 12 आता है। अगर दो कार्बन यानी डिस्टेंस और बढ़ जाए तो फिर 7 हर्ट्ज आता है। ये एथेनॉल की एग्जांपल है। एथेनॉल में आपको पता है कि इस तरह CH3 CH2 OH, तो एक कार्बन का H आपने लेना है, ठीक है, ये एक H, बाकी भी होंगे, और एक H दूसरे कार्बन का लेना है। इस तरह HCCH एथेनॉल में 7 हर्ट्ज आती है। इन डिस्टेंस बढ़ गया तो कपलिंग कांस्टेंट और कम होगा, और अगर आपने 3 कार्बन एटम्स किए तो फिर और कम आ जाएगा 0.5। इसलिए तकरीबन 2 कार्बन तक का कपलिंग कांस्टेंट आमतौर पे नोट किया जाता है NMR में। बाकी ज्यादा जो डिस्टेंस हो जाता है फिर वो एक दूसरे को कपलिंग कम ही करते हैं, इतना असरअंदाज नहीं करते। और हाँ, अगर कोई एसिटाइलिनिक या कॉन्जुगेटेड डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स वाला कोई सिस्टम है जिसमें कॉन्जुगेट बॉन्ड्स हैं, जिसमें आपने पढ़ा हुआ है कि डीलोकलाइज बॉन्डिंग होती है, यानी पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह इजीली शिफ्ट हो सकते हैं, तो उस केस में कपलिंग कांस्टेंट की थोड़ी बहुत वैल्यू बढ़ जाती है।
तो नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। ये स्टूडेंट्स आगे एक छोटा सा टॉपिक है कपलिंग विद नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स। यानी ये सेंटर पे जो HB है इसके साथ इस तरफ जो कपलिंग कर रहा है वो HA है और इस तरफ जो कपलिंग कर रहा है वो HC है। यानी इसके दो नेबरिंग प्रोटॉन्स हैं और दोनों प्रोटॉन ही नॉन इक्विवेलेंट हैं। तो इस केस में जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा पीक्स पर, इस चीज को देखने के लिए हम पहले सपोज करते हैं कि जो कपलिंग कांस्टेंट ए बी का है, ए और बी प्रोटॉन का कपलिंग कांस्टेंट ये ग्रेटर है कपलिंग कांस्टेंट बी और सी से। इट मीन कि ए का ज्यादा इफेक्ट है बी के। आप सिंपल मानों में सादा लफ्जों में कह लें तो ए का इफेक्ट सी की निस्बत बी पर ज्यादा है। तो जो हाइड्रोजन प्रोटॉन बी है ये पहले HA की कपलिंग की वजह से इसका सिग्नल स्प्लिट होगा दो सिग्नल में। ये बहुत बार पीछे पढ़ चुके हैं इस चीज को। तो इन दोनों सिग्नल्स में, इन दोनों पीक्स में जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट AB। उसके बाद C की बारी आएगी। C इन दोनों पीक्स को मजीद डिवाइड कर देगा। तो इन एक पीक को दो पीक्स में डिवाइड करेगा और इस पीक को भी दो पीक्स में डिवाइड करेगा। इन दोनों को हम कहेंगे कपलिंग कांस्टेंट BC, कपलिंग कांस्टेंट BC, क्योंकि ये इफेक्ट किसकी वजह से हुआ है, C का B पर इफेक्ट हुआ है, इसलिए इनको BC कहेंगे। तो 4 पीक्स हमारे पास आती है 1 2 3 4, ये हमने इनके नाम रखे हैं। यहाँ टेबल में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। पीक 1 2 3 4 स्पिन्स ऑफ HA एंड HB। अगर HA अल्फा और HB भी अल्फा हो तो अल्फा की वजह से हमने पीछे पढ़ा है डाउन फील्ड होती है, फिर पीक 1 बनेंगे। अगर HA अल्फा और HB बीटा हो तो फिर आप चेक करें सेंट्रल पॉइंट ये है पीक का, ये पीक का सेंट्रल पॉइंट है। जो पीक 2 है वो डाउन फील्ड है, लेफ्ट साइड पर है। इसका मतलब है कि जो अल्फा का इफेक्ट है वो ज्यादा है, ए का इफेक्ट ज्यादा है, सॉरी ये आना तो सी, ए का इफेक्ट ज्यादा है और HC का इफेक्ट उतना नहीं है उसके बीटा का। अगर दोनों का इफेक्ट सेम होता, HA का इफेक्ट भी सेम होता और HC का इफेक्ट भी सेम होता, तो फिर इसकी अल्फा और इसकी बीटा एक दूसरे को कैंसिल कर देते। कैंसिल करने से फिर पीक 2 नहीं बननी थी और इस तरह इधर भी ये कैंसिल कर देते, इधर भी कैंसिल कर देते, तो फिर पीक ना 2 बननी थी ना 3, बल्कि एक सेंटर पे दोनों की इकट्ठी पीक बनी। ये किस सूरत में था, अगर HA और HC दोनों इक्विवेलेंट होते फिर ऐसा होना था, फिर सिर्फ 3 पीक्स बननी थी, 1 और इन दोनों इकट्ठा करके 2 और एक ये पीक बनी थी 3। लेकिन यहाँ पर HA का इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए अल्फा जब HA आएगा तो डाउन फील्ड आएगी और जब अल्फा HA बीटा आएगा तो फिर ये अप फील्ड चली जाएगी और चौथी जब दोनों बीटा बीटा होंगे तो ये चौथी पीक बनेगी। तो ये बात मैंने आपसे कर दी। अगर दोनों के कपलिंग कांस्टेंट इक्वल हो, HA का और HC का इफेक्ट सेम हो, यानी HA और HC दोनों इक्विवेलेंट हो, तो फिर हमें 4 पीक्स नहीं आती, फिर हमें 3 पीक्स आती। क्यों? क्योंकि फिर ये अल्फा बीटा एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, ये भी इफेक्ट को कैंसिल करते हैं, तो ओवरऑल इन सब की इकट्ठी एक पीक बनती है और एक पीक इसकी वजह से और एक पीक इसकी वजह से। टोटल फिर हमारे पास आनी थी 1 2 और 3 पीक। तो एक फार्मूला मैंने आपको बताया था P+1, यानी ये था मल्टीप्लिसिटी फाइंड करने का तरीका। इसको P+1 बाजू का बुक पे इसको यूं भी लिखा होता है N+1। यहाँ P या N क्या है, नेबरिंग प्रोटॉन्स है, नेबरिंग प्रोटॉन्स। तो जितने नेबरिंग प्रोटॉन्स होंगे उसमें एक प्लस करेंगे तो ये आ जाएंगी नंबर ऑफ पीक्स। लेकिन अगर आपके पास नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हो फिर पीक्स कैसे निकालेंगे? फिर पीक्स निकालने का ये फार्मूला है, नंबर ऑफ पीक्स इज इक्वल टू आएगा Na+1 Nb+1 और Nc+1 सो ऑन। और ये Na क्या है,
नेबरिंग प्रोटॉन्स ए टाइप, नेबरिंग प्रोटॉन्स बी टाइप और नेबरिंग प्रोटॉन सी टाइप। तो इस तरह इन सब पूरी तादाद को आप जमा करेंगे, फिर बाद में 1 1 करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस केस में मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ ये कैसे अप्लाई होता है फॉर्मूला। इस केस में नेबरिंग प्रोटॉन सिर्फ 2 हैं, यानी 2 तरह के, एक इधर है और एक इधर है। तो आप देखें हमारा फार्मूला सिर्फ इतना सा होगा। हमने नेबरिंग प्रोटॉन्स के नाम क्या क्या रखे हुए हैं, HA और HC। तो हम N को क्या कहेंगे, NA और NC, ठीक है, क्योंकि हमने इनके नाम ये रखे हुए हैं। तो इनकी तादाद क्या है, HA कितने हैं, जस्ट 1 है, तो 1 + 1। NC यानी C प्रोटॉन्स की तादाद कितनी, एक ही H है, तो 1 + 1 + 1 2 × 2, आंसर क्या आएगा 4। तो 4 रिपीट्स देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपके सामने कपलिंग विद नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की एग्जांपल है। इसका स्ट्रक्चर ये आपके सामने है। 1 1 2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। इसको आप देखें तो इसमें आपको पहचान होनी चाहिए इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स की, हमेशा याद रखें। इसमें 3 तरह के प्रोटॉन हैं, इनको एक HA, ये HB और ये तीनों सेम है, इनको कहा हुआ है HC। यहाँ पर HB 2 तरह के प्रोटॉन से कपल करता है, HA से भी और HC से। HA तो एक है लेकिन HC 3 है। अब HA के लिए डबलेट आती है क्योंकि ये सिर्फ HB से ही कपलिंग करता है, और HC के लिए भी डबलेट आती है क्योंकि ये सिर्फ HB से कपल करता है। इसलिए इन दोनों के लिए डबलेट आती है, HA और HC के लिए। लेकिन जो HB है ये इधर भी कपल करता है, इधर भी कपलिंग करता है। इस वजह से हमें देखना पड़ेगा कि दोनों में से जो कपलिंग कांस्टेंट है वो किसका ज्यादा है। तो जो J कपलिंग कांस्टेंट BC है, इसकी वैल्यू ज्यादा थी 6.8 हर्ट्ज, और जो कपलिंग कांस्टेंट AB है इसकी वैल्यू 3.6 हर्ट्ज आती है, यानी BC का कपलिंग कांस्टेंट AB से ज्यादा है। तो C का इफेक्ट ज्यादा, इट मींस के पहले C जो है वो इफेक्ट करेगा, कपल करेंगे 1 2 3, ये तीनों कपलिंग करेंगे HB से। तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जितने कपलिंग प्रोटॉन्स होते हैं उसकी तादाद में 1 का इजाफा करें तो उतनी पीक्स आती है, यानी ये 3 प्रोटॉन है तो 1 का इजाफा करें 4 पीक्स आएंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल HB की जो पीक है इसमें उन्होंने स्प्लिट कर दिया 4 पीक्स में, और ये सब कपलिंग कांस्टेंट क्या कहलाएंगे, JBC, क्योंकि B ने C से कपलिंग की है। अब A इन चारों पीक्स को 2 में मजीद डिवाइड कर देगा, क्योंकि ये 1 है तो ये 1 इन सबको 1 और में डिवाइड कर देगा। तो ये इसकी वजह से ये पीक 2 में, ये पीक 2 में, ये 2 में, ये 2 में, टोटल 8। अब इन सबको हम कहेंगे JAB 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 JAB, तो टोटल 8 पीक्स। और फार्मूला मैंने आपको बताया था Na+1 NB+1 NC+1। तो यहाँ पर हमने प्रोटॉन्स का हुआ है HA और HC, तो हम Na+1 और NC+1 कहेंगे। A प्रोटॉन्स की तादाद 1 है और C प्रोटॉन्स की तादाद 3 है। वैल्यूज पुट करें, आंसर आएगा 8। इस तरह हम पीक्स की तादाद भी निकाल सकते हैं। बाकी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ मूव करते हैं।